बताओ कौन सा चैप्टर अभी तक पढ़ चुके हो। काइनेमेटिक्स। क्लियर ना। तो काइनेमेटिक्स जो है, अब डायनामिक्स पढ़ोगे। काइनेमेटिक्स मतलब समझो, जहां पर गति के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? गति के बारे में पढ़ने का मतलब, ध्यान देना कि क्या क्या क्वेश्चन का जवाब हम लोग पा रहे थे कि वस्तु कितने त्वरण से चलेगा। मान लो यहां से फेंका गया तो कितने समय बाद यहां पहुंच जाएगा, कितना दूरी पर पहुंचेगा, कितना वेग आ जाएगा वहां तक पहुंचते पहुंचते। इस टाइप के क्वेश्चन का जवाब हम लोग काइनेमेटिक्स में बात करते थे। क्लियर ना। मतलब हम लोग किसके किसके बारे में पढ़े थे? एक्सेलरेशन के बारे में, त्वरण के बारे में, वेलोसिटी वेग के बारे में, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दूरी या विस्थापन के बारे में, जो सभी समय के साथ बंधे होते थे। बताओ ये त्वरण किसका हुआ करता था? किसी वस्तु का। किसी वस्तु का त्वरण हुआ करता था, और त्वरण के कारण क्या आया करता था? वेग आया करता था, और वेग के कारण वो चलता था। बस मारा है। तो ये त्वरण किसका? वस्तु का। उसके कारण आने वाला वेग किसका? वस्तु का। और इस वेग के आने कारण जो चला वो कौन चला? वस्तु चला। अगर चलने में जितना टाइम लगा तो किसको टाइम लगा? वस्तु को लगा। मतलब अभी तक जो भी हम लोग बातें कर रहे थे, ये सभी जो है वो किसका था? उस वस्तु का था। लेकिन ध्यान देना, चलो सही है कि त्वरण से वेग आया, वेग से चला चला तो कितना समय लगा वगैरह वगैरह। मतलब इसके आने से ही सब कुछ आया। आज मारा है। लेकिन फिर दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि सर इसके आने से तो सब आए, लेकिन ये कहाँ से आया? मतलब त्वरण कहाँ से आया? पास में आ रहा है। अभी तक हम लोग किसी वस्तु के ऊपर त्वरण आ जाता था तो उसके बाद का कहानी पढ़ते थे कि त्वरण आ गया तो चलो सब कुछ पढ़ते हैं, वेग कितना आएगा, दूरी कितना आएगा, समय कितना लगेगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि त्वरण कहाँ से आएगा किसी वस्तु के ऊपर? मतलब त्वरण देंगे कैसे हम लोग किसी वस्तु को? जब देंगे तब तो ये सब खेल होगा ना। इसको त्वरण देंगे कैसे? इसी का जवाब पाने के लिए हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे अभी? डायनेमिक्स। ध्यान देना, डायनेमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स या बल के बारे में। फोर्स या बल के बारे में। देखो फोर्स या जो बल है, इसी से त्वरण आता है। इसको ध्यान दे रहना। बल से ही क्या आता है? त्वरण आता है, और त्वरण से ही पूरा खेल शुरू होता है। तो हम लोग इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़े थे, और इस चैप्टर में इन दोनों के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत बचपन में नाम तो सुने ही होंगे, एफ बराबर एम ए। तो ए जो है वो ये है, और फोर्स इस चैप्टर में है। समझ में आ रहा है? ध्यान देना, इसका कुछ एग्जाम्पल ले लो पहले। जैसे बताओ कोई वस्तु मान लो यहाँ रुका हुआ है, अगर उसको हमको चलाना है, तो बताओ चलाने के लिए बताओ क्या करोगे? स्वाभाविक सी बात है, कोई भी वस्तु रुका है, तुम्हें चलाना है, बताओ तुम क्या करोगे? और जो तुम करोगे ना, उसी को एक फिजिक्स में नाम दिया गया है बल। ध्यान देना, जो तुम करोगे उसी को फिजिक्स में नाम दिया गया है बल। या अच्छा, ये रुका है तो वेग जीरो होगा। दूसरा केस हो सकता है, मान लो उसका वेग क्या है? नियत है। मतलब एक समान चाल से चल रहा है। जब एक मतलब इसके वेग में ना कोई घट बढ़ कुछ नहीं रहा है। ध्यान देना, हम बोले इसको रोकना है तो क्या करोगे? रोकने के लिए जो करोगे उसको भी एक बल का नाम देंगे। मतलब ध्यान देना, किसी रुके हुए वस्तु को चलाने के लिए जो इसके ऊपर बल लगाएंगे उसी से ही चलेगा। या कोई चलता हुआ वस्तु है, अगर उसको रोकना हुआ तब भी हम लोग क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। तो बताओ, अगर इसको चलाना है तो या तो तुम इसको धक्का दे दोगे। धक्का देने का मतलब हम ऐसे इंडिकेट कर दिए, धक्का दे दोगे। या किसी रुके हुए वस्तु को, वेग जीरो हो जाएगा ना रुके हुए वस्तु का, उसको तुम खींचोगे।
मान लो कि ये इधर की तरफ चल रहा है, तो जो वस्तु इधर की तरफ चल रहा है, हम अगर पीछे तरफ से खींचना शुरू कर दें, ऐसे खींचना शुरू कर दें, ये वस्तु क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। मतलब ध्यान देना, इसको रोकना है, इसको चलाने के लिए, ये क्या था, चलाने के लिए धक्का देना पड़ेगा, या चलाने के लिए खींचना पड़ेगा। अब मान लो कोई नियत वेग से चल रहा है, तो इसको जो है रोकने के लिए, अब हम लोग क्या लिखेंगे, रोकने के लिए इसको खींचना पड़ेगा, या रोकने के लिए ध्यान देना, जो इधर चल रहा है उसको ऐसे खींचोगे इधर की तरफ, इसको एरो से दिखा रहा है, एरो से ऐसे खींचोगे, फिर रुकने लगेगा। या फिर किसी चलते हुए को तुम ऐसे धक्का दे दो, मतलब कोई वस्तु इधर की तरफ आ रहा था, इधर आ रहा है, हम ऐसे धक्का दे रहे हैं उसको, तो जब इधर आ रहा है हम इसको इधर धक्का देंगे, तो जो इधर आ रहा था वो धीरे रुकने लगेगा। तो देखो, रुके हुई वस्तु को चलाने के लिए धक्का देंगे या खींचेंगे, या फिर चलते हुए नियत वेग से चलते हुए किसी वस्तु को रोकने के लिए हम लोग धक्का या खींचेंगे। समझ में आ रहा है? देखो ये क्या हो गया, ये हो गया पुल, मतलब खींचना, और ये हो गया जो फोर्स लगेगा, इसको बोलेंगे पुश, मतलब इसको धक्का देना। क्लियर ना? तो ध्यान देना, इसका मतलब ये हुआ कि चलाना है तो धक्का देना पड़ेगा, और चलाने का मतलब वेग होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस वस्तु के ऊपर बताओ धक्का दिया गया, और ये जो धक्का देने वाला है या खींचने वाला है, बताओ वो बाहरी है कि उसका है, बोलो। बाहरी है ना। जो रोक रहा है, जैसे मान लो ये चलाने की कोशिश कर रहा है, ये रोकने की कोशिश कर रहा है, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब बाहरी है। इसको ध्यान दे रहे हैं। इसका मतलब कि अगर किसी वस्तु को अगर त्वरण देना है, या किसी वस्तु को वेग देना है, या किसी वस्तु को चलाना है, तो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार नहीं होगा, कोई बाहरी आएगा और वो इन सबको देगा, उस वस्तु को। हम इसलिए शुरुआत में बोले थे, पता ये किसका, वस्तु का, ये किसका, वस्तु का, ये किसका, वस्तु का। लेकिन ध्यान देना, इसको लाने वाला कौन, बाहरी वाला। इसका मतलब ध्यान देना, जो तुम पढ़ रहे हो F बराबर एम में आगे पढ़ोगे, न्यूटन के द्वितीय नियम में हम इसको डिटेल बताएंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि बचपन से ये नाम सुनते आ रहे हो, इसलिए आराम से हम इसको समझा सकते हैं एग्जाम्पल लेकर के। ध्यान देना, ये बात समझ रहा है, इसको पहले तो दिमाग में बैठा लो कि F बराबर एम में मास किसका, द्रव्यमान किसका, वस्तु का, त्वरण किसका, लेकिन द फोर्स किसका, बाहरी किसी वस्तु, जो इसको धक्का दिया है वो उसका फोर्स होगा, वो फोर्स लगा है। तो ध्यान देना, तो ये देखो शुरुआत था, इसका परिचय था क्या, कि जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा चैप्टर, न्यूटन्स लॉ। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, न्यूटन्स लॉ। तो न्यूटन्स लॉ में हम लोग क्या पढ़ना है, न्यूटन्स लॉ में हमको क्या पढ़ना है, फोर्स के बारे में। और फोर्स के बारे में पढ़ करके फोर्स का क्या संबंध होता है उसके त्वरण के साथ, हमें इसको पढ़ना है। समझ में आ रहा है? मतलब फोर्स को पढ़ना है न्यूटन्स लॉ में, क्योंकि अभी हम लोग डायनेमिक पढ़ेंगे। अभी तक क्या पढ़े थे, हो गया। अब ध्यान देना, जो उसमें ये लिखा हुआ था कि रोकना या चलाना, अच्छा था, रोकना या चलाना, किसी वस्तु को रोकना या चलाना मतलब उसका वेग कम करना, ज्यादा करना। सोचो, किसी वस्तु का वेग कम करना या ज्यादा, मतलब किसी वस्तु को रोकना या चलाना, इसका मतलब ही होता है कि किसी वस्तु का वेग ज्यादा करना या कम करना। अब तो इसके वेग को ज्यादा या कम करने के लिए हम लोग क्या किए थे, बल लगाए थे, मतलब खींचे थे या धक्का दिए थे। ध्यान देना, ये जो प्रैक्टिकल लाइफ में अपने व्यवहारिक भाषा में बोलते हैं कि किसी वस्तु को धक्का दे दो, खींच दो, इसका मतलब उसको फिजिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं, बल दे दो। ये बल देने वाला कौन था, बाहरी था। क्लियर ना? ध्यान
इधर सुनो, इधर देखो, बताओ चलाने के लिए अगर कोई वस्तु रुका है तो क्या देना पड़ा? धक्का देना पड़ा। चल, ये कोई वस्तु रुका है, क्या किया जा सकता है? दूसरा है, अगर नियत वेग से चल रहा है, इसको रोकने के लिए खींचा जा सकता है, या तो किसी वस्तु को जो नियत वेग से चलता जा रहा है, उसको रोकने के लिए हमें धक्का देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसी को नाम क्या दिया गया है? फोर्स। क्या नाम दिया गया है? फोर्स। तो जो अभी तक हम हिंदी में लिखवा रहे थे सब ना, उसी का ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। क्लियर ना? तो इसको जो है लिखो भी, चलाने के लिए ये बना लो। देखो धक्का देने को ऐसे इंडिकेट करते हैं, इधर देखो जी, तुम धक्का किसे, मान लो हमें इसको धक्का देंगे, ऐसे देंगे ना, मेरा एरो किधर जा रहा है? ऐसे, हम ऐसे धक्का दे रहे हैं। मान लो इस वस्तु खींचना है, ऐसे खींचेंगे, तो किसी वस्तु खींचने का मतलब ये एरो ऐसे जा रहा है, देखो ये एरो ऐसे जा रहा है, तो मतलब खींचना होता है। देखो यहाँ धक्का देना है तो ऐसे धक्का देंगे, तो देखो ये एरो ऐसे जा रहा है, तो ये एरो भी तुम्हारे सोच के अनुसार है, तुमसे ये अलग नहीं है। जैसा तुम सोच सकते हो दिमाग में, वैसे ही एरो इंडिकेट कर रहा है। अब बताओ कि कोई भाग रहा है इधर, मान लो स्कूटर भाग रहा है, स्कूटर स्कूटर आगे भाग रहा है, तो इसको रोकना है, बताओ क्या करोगे? ऐसे खींचोगे, और खींचना देखो ऐसे खींच, यही तो डायरेक्शन है, देखो वही तो डायरेक्शन दिखा रहा है। मान लो कि कोई जो है स्कूटर इधर भाग रहा है, तो या तो खींच सकते थे, या इस तरफ आ करके, स्कूटर इधर आ रहा था ना, तो तुम इसको ऐसे धक्का दे सकते हो। तो इसका भी क्या एरो है? ऐसे है, वेग इधर था, हम धक्का इधर दे रहे हैं, देखो उसी को तो यहाँ दिखाया गया है। ध्यान देना, इसको प्रैक्टिकली सोच सकते हो, प्रैक्टिकली, है ना? इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? अभी तो ध्यान देना, इधर देखो, इस चैप्टर में त्वरण आने का कारण जानेंगे, इस चैप्टर में। अब ध्यान देना, वो कारण क्या बना था? बल। तो किसके बारे में पढ़ेंगे? बल के बारे में, मतलब हम लोग पढ़ेंगे फोर्स के बारे में या बल के बारे में। लिख सकते हो, ये एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। अब ये धक्का या खिंचाव जो एक प्रकार का बल है, तो इसको जो है हम लोग किन किन कारणों से ला सकते हैं, हम लोग उसको देखने जा रहे हैं। मतलब कैसे कैसे ये धक्का या खिंचाव लाया जा सकता है, उसके बारे में ध्यान देना। जैसे बताओ कि अगर मान लो कि कोई पेड़ है, अगर ये इसके जो पत्ते हैं, अगर वो हिल रहे हैं हवा कारण, तो हवा जो है इसके पत्ते से संपर्क में आ रहा है, मतलब वो हवा धक्का दे रहा है उस पत्ते को, तभी ना पत्ता हिल रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो है पत्ते को अगर हिलते हुए तुम देख रहे हो, तो मतलब समझ सकते हो कि हवा उसके संपर्क में आया होगा और उसको धक्का दिया होगा। मान लो कोई पत्थर का टुकड़ा है, और इसको जो है हम लोग इधर की तरफ, या मान लो कोई फुटबॉल है और इसको जो है हम लोग आगे की तरफ थ्रो करना चाहते हैं, तो हम लोग पैर से इसको किक करेंगे, इसको पैर से हम लोग धक्का देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर भी इसको चलाना हुआ, तो जो बल हम लोग देंगे वो बल जो है इसके संपर्क में आने के कारण लगा। ध्यान देना, मान लो किसी वस्तु को कोई व्यक्ति जो है ऐसे, मान लो ऊपर की तरफ फेंक रहा है। अब ये बताओ कि ये ऊपर की तरफ कब फेंका जा सकता है? जब इसके ऊपर, इस वस्तु के ऊपर अपने हाथ से बल लगाकर इसको ऐसे फेंकेंगे। इसका मतलब इस इस वस्तु को भी चलाना है ऊपर की तरफ, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा, वो जो उसके संपर्क में है। ध्यान देना, जैसा कि हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, ज्यादातर एग्जाम्पल जो उदाहरण मिलता है वो ऐसा मिलता है कि जब किसी वस्तु को चलाना हुआ, रोकना हुआ, तो उसके संपर्क में आकर के उसको धक्का या खिंचाव लगाते हैं। बस में आ रहा है? लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लेना कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल हमेशा संपर्क में आने से ही लगता है, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब अभी 3 एग्जाम्पल ऐसा लिए थे जिसमें तुम्हें ये दिख रहा था कि अगर पेड़ का पत्ता हिला, मतलब वायु उसके संपर्क में आकर उसको धक्का दिया तभी हिला। कोई फुटबॉल यहाँ से उड़ा, ऐसा तभी हुआ जब पैर से हम लोग उसको धक्का दिए, मतलब वो भी संपर्क में आया। और यहाँ पर भी अगर किसी बॉल को ऊपर फेंके, तो हम लोग के हाथ के संपर्क में आया तभी हम लोग ऊपर फेंके। मतलब यहाँ पर जो तीनों एग्जाम्पल लिए जा रहे हैं, उसमें तुम देख रहे हो कि
कि वस्तु के साथ बाहरी वाला संपर्क में आ रहा है तभी वो वस्तु चल रहा है। लेकिन इसका कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष ये मत निकालना कि हमेशा वस्तु पर संपर्क के ही कारण बल लगता है। नहीं, कुछ ऐसे भी बल हैं जिसको बिना संपर्क में लाए भी लगाए जा सकते हैं। मतलब तुम्हें वो दिखेगा भी नहीं कि कोई इसके संपर्क में है क्या जो बल लगा रहा है, तुम्हें वो दिखेगा ही नहीं संपर्क, और वो लगा देगा दूर से ही बल। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब कि दो कैटेगरी के बल हो सकते हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब संपर्क में आने के कारण जो बल लगेगा उसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। दूसरा आता है फील्ड फोर्स, और फील्ड फोर्स का मतलब वो बिना संपर्क में आए भी बल लगा दे। एग्जांपल देखो फील्ड फोर्स का, इस मार्कर को यहां से छोड़ो, अपने हाथ से छोड़ेंगे तो गिर जाएगा, हमें उठाना भी पड़ेगा, इसलिए मेहनत नहीं करेंगे इतना। लेकिन इतना तुम सोच सकते हो कि मेरे हाथ से छूटा फिर नीचे गिरेगा, पता जैसे ही हवा में आ गया तो क्या कोई इधर से कोई खींच रहा है क्या इसके संपर्क में कोई रह गया? अगर हम अपने हाथ से छोड़ दें तो क्या इसके कोई संपर्क में है? जैसे ही मेरे हाथ से छूट जाएगा ये किसी के भी संपर्क में नहीं रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी बताओ ये अभी जस्ट छोड़ेंगे तो रुका रहेगा, लेकिन तुम जैसे ही देखोगे तुरंत ये नीचे चलना भी शुरू कर देगा। अब लॉजिकली सोचो कि किसी रुके हुए वस्तु को चलाने के लिए या किसी चलते हुए वस्तु को रोकने के लिए किसका जरूरत पड़ता है? बल का। बिना बल लगे कोई रुका हुआ वस्तु चल ही नहीं सकता। तो जब ये रुका हुआ है, तुम चलना शुरू कर दिया, इससे तुम निष्कर्ष ये निकालोगे, इसका मतलब ये हुआ कि रुका हुआ वस्तु चलने लगा, मतलब इसके ऊपर बल लगा होगा। अब वो जो बल लग रहा है वो किसी को भी नहीं दिख रहा होगा कि कहां से कौन बल लगाया। दिख रहा था कि कोई पैर से मारा, कोई हाथ से फेंका, हवा इसको धक्का दिया, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं फोर्स दिखाई दिया। ध्यान देना, जो फोर्स ना दिखाई दे, जो कहीं दूर से उसको धक्का दे दे, उसी को किस कैटेगरी में डालते हैं? फील्ड फोर्स के डालते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, गुरुत्वाकर्षण बल। ध्यान देना, ये दोनों एक ही दूसरे के रूप हैं, एक ही दूसरे के रूप में चेंज होते हैं। तो मेनली कहा जा सकता है गुरुत्वाकर्षण बल, इसी को नाम देते हैं वैद्युत चुंबकीय बल। बात समझ आया? फील्ड फोर्स जो बिना संपर्क में आए बल लगा दे, उसके 4 वैरायटी बन गए। 2 वैरायटी को एक में ही ला दिया, वैद्युत चुंबकीय बल। तो कितने हो गए? गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत चुंबकीय बल। दोनों आगे 12th में पढ़ना है तुम्हें। जब 12th में पढ़ोगे तो इसके बारे में डिटेल पूरा जो है वहां आ जाएगा कि किस तरीके से क्या कैसे बल लगता है। अभी नहीं पढ़ना इसलिए हम नहीं डिटेल बता रहे हैं, बस नाम लेकिन जानते रहो। तो ये हो गया। तो 1 2, एक नाभिकीय बल, ये किसके अंदर लगता है? नाभिक के अंदर। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल होता है वो क्या होता है? नाभिकीय बल। और 5वां है वीक फोर्स या कमजोर बल। ये तब होता है जब न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। तो उस केस में जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, तो उस केस में उससे रिलेटेड जो फोर्स आता है उसको क्या बोलते हैं? वीक फोर्स या कमजोर बल। ध्यान देना, इन चारों में, क्योंकि इन दोनों को एक मान चुके हैं, इन चारों में सबसे ज्यादा जो बल लगता है वो इनके बीच लगता है। जो न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है वो जो है सबसे ज्यादा लगता है। ध्यान देना, नाभिक बल, नाभिकीय बल सबसे ज्यादा होता है। समझ में आया? फिर उसके बाद नाम आता है वैद्युत चुंबकीय बल। किसका नाम आता है? वैद्युत चुंबकीय बल। फिर उसके बाद ध्यान देना, गुरुत्वाकर्षण बल और कमजोर बल में, वीक फोर्स में, इसका नाम आता है, डिटेल नहीं पढ़ना है, इसके अंदर जाकर के पढ़ना ही नहीं है, इसलिए हम भी नहीं पढ़ा रहे हैं। इस चैप्टर में सिर्फ हमें इसके बारे में पढ़ना है और इसका थोड़ा सा लास्ट में एक नॉलेज देंगे, उस नॉलेज का तुम्हें यूज आगे करना है, इसके अंदर जाना ही नहीं है। लेकिन तब भी जो लिखवा रहे हैं, क्यों लिखवा रहे हैं? क्योंकि जो लिखवा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आ सकता है, आया है।
इसलिए जो चीजें अभी लिखवा रहे हैं एज ए परिचय टाइप का, तो उसको दिमाग में सेट कर लो कि हम क्या क्या बताए हैं, लेकिन इसके अंदर मत जाओ पढ़ने के लिए। जब जब जिसका जिसका समय आएगा वैसे वैसे उसके बारे में पढ़। तो ध्यान देना, नाभिकीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल, उसके बाद आता है कमजोर बल, वीक फोर्स जिसको बोलते हैं, और जो सबसे कम रेंज वाला फोर्स होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ध्यान देना, ये किन के बीच लगता है? ये नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगता है। ये किसके बीच लगता है? दो आवेश के बीच लगता है। अब जो दो आवेश, फिर एक आवेश एक नया नाम आ गया, लेकिन तभी उसके बारे में ज्यादा डिटेल हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर को उससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इसका परिचय 12th में आएगा और इसके बारे में डिटेल पढ़ना है। लेकिन ध्यान देना, दो आवेश के बीच लगने वाला बल को क्या बोलते हैं? वैद्युत चुंबकीय बल। और सुनो, कमजोर बल ये आता है जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन कन्वर्जन का केस आता है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के कन्वर्जन केस में कमजोर बल एक आता है, वीक फोर्स आता है, और ये होता है दो मास के बीच। इसमें से ध्यान देना, एक बल हम लोग को इस चैप्टर में काम आएगा। इन चारों का जो नाम लिए थे ना, इनमें से एक ऐसा बल है जिसका हमें इस चैप्टर में क्या पड़ेगा? यूज। वो कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। तो क्या होता है, नॉर्मली ये कह सकते हैं कि दो द्रव्यमान जब r दूरी पर हो तो ये द्रव्यमान का नेचर होता है, ये उसका स्वभाव होता है कि दोनों एक दूसरे को खींचते हैं। ये द्रव्यमान का नेचर होता है, वो हमेशा एक दूसरे क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे। उनके बीच लगने वाला जो बल होता है, इसका भी एक क्वालिटी होता है, इसका भी एक अपना विशेषता होता है कि चाहे ये द्रव्यमान ज्यादा हो इससे या ये ज्यादा हो इससे, लेकिन जब दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो उन दोनों का मान जो होता है वो जो है परिमाण, मान मतलब उसका जो परिमाण होगा वो बराबर होता है। तुम लोग जानते भी होंगे, ये लगता है, मतलब ये मत सोचना कि ये 2 kg का द्रव्यमान है और ये 3 kg द्रव्यमान है, तो 3 kg वाला ज्यादा होने कारण इसको ज्यादा बल से खींचेगा और 2 kg कम है तो इसको कम बल से खींचेगा। ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पर नियम ये होता है कि जितना ये बल लगाएगा उतना ये भी बल लगाएगा। दोनों के बल क्या होंगे? समान होंगे। हाँ, एक अंतर ये होगा कि दोनों बल जो है एक दूसरे के हमेशा विपरीत लगेंगे। बात समझ में आया? ध्यान देना, अभी इसके आगे न्यूटन के 3 नियम होते हैं, वो तीनों नियम अभी हम एक एक करके बताएंगे, तीनों नियम को न्यूटन के। तो वहां पर जो तीसरा नियम आएगा जिसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया, तो वह उस चीज को, क्रिया प्रतिक्रिया वाले रूल को, नियम को समझाने के लिए ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। बात समझ आ रहा है? चलो अभी एक बार हम नाम ले ले रहे हैं उसी क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन तृतीय नियम को। वहां पे थोड़ा कम नाम ले लेंगे तो वहां भी समय बच जाएगा, यहाँ भी हम लोग समझ लेंगे। ध्यान देना, न्यूटन का जो तृतीय नियम होता है वो ये बोलता है कि जब दो वस्तु एक दूसरे पर बल लगाते हैं, तो एक दूसरे पर, जब दो वस्तु एक दूसरे पर बल लगाते हैं, उसका विशेषता ये होता है कि दोनों बल अलग अलग वस्तु पर लगता है। पहला विशेषता न्यूटन का जो तृतीय नियम होता है, वो दोनों बल अलग अलग वस्तु पर लगता है। दूसरा उसका क्वालिटी होता है कि दोनों लगने वाले बल के परिमाण सेम होते हैं, परिमाण सेम होते हैं, दूसरा क्वालिटी हो गया। तीसरा होता है कि दोनों का दिशा विपरीत होता है। तुम देख सकते हो, एक का दिशा इधर है तो दूसरे का। 3 बातें बोले, फिर दोबारा बोल रहे हैं। न्यूटन का जो तृतीय नियम होता है वो यही होता है कि
जब दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं तो उनका परिमाण बराबर होता है, दिशा विपरीत होता है और वो दोनों बल दोनों पर अलग अलग लगते हैं। तीन विशेषता के साथ साथ एक और बात कि जो क्रिया प्रतिक्रिया, इसी को क्रिया प्रतिक्रिया बोलते हैं। एक क्रिया है, दूसरा प्रतिक्रिया। तो ये कंफ्यूजन अपने दिमाग मत लाना कि ये क्रिया है और ये प्रतिक्रिया है ना, इन दोनों में से कोई एक क्रिया होगा तो दूसरा क्या होगा, प्रतिक्रिया होगा। मतलब एक एक्शन होगा तो दूसरा रिएक्शन होगा। बात समझ आ रहा है? इसमें से कोई फिक्स नहीं है, इसी को ही एक्शन बोलेंगे और उसको रिएक्शन बोलेंगे। इसमें से कोई भी किसी का हो सकता है। अभी नाम ले लिए, जब न्यूटन का तृतीय नियम बताएंगे तो वहां थोड़ा जल्दी जल्दी नाम ले लेंगे। यहाँ पर सुन लिया हो तुम लोग, अब सुनो इधर ध्यान से। गुरुत्वाकर्षण बल का ये विशेषता है, और ध्यान देना ये भी तुम्हें समझ आ गया कि कोई ज्यादा हो चाहे कम हो लेकिन बराबर बराबर बल से खींचेंगे। और ध्यान देना इसका ज्यादा यूज पड़ता है जब किसी अर्थ से बाहर पृथ्वी की सतह के नजदीक, अब मान लो ये केंद्र है, पृथ्वी का केंद्र ये है जिसका त्रिज्या जो है वो r e है, द्रव्यमान m e है, और इसका द्रव्यमान छोटा वाला मास ले लेते हैं m। और ध्यान देना क्योंकि इसके नजदीक है, पृथ्वी के सतह के ये नजदीक है, इसलिए जो यहां से इसका दूरी है, इस द्रव्यमान का इस द्रव्यमान से जो दूरी है उसको लगभग लगभग r e लिख सकते हैं। मतलब इनके बीच का दूरी भी r e हो जाएगा, इसलिए क्योंकि वस्तु सतह के नजदीक है। जैसे प्रैक्टिकली हम इसको 100 मीटर ऊपर फेंक दें तो 100 मीटर मतलब बहुत ऊपर चला गया ना, लेकिन 100 मीटर का दूरी भी पृथ्वी के सतह के नजदीक ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी का त्रिज्या होता है वो 6400 किलोमीटर, मतलब इतना जो है, इतना क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। बताओ अगर पृथ्वी की सतह के अगर मान लो 100 मीटर ऊपर भी चले गए तो 100 मीटर ऊंचाई है, वो 100 मीटर का जो ऊंचाई है, 100 मीटर की ऊंचाई, वो इसके 64 लाख मीटर के ऊंचाई या दूरी के तुलना में लगभग लगभग क्या है, नगण्य है। इसका मतलब ये 100 मीटर की ऊंचाई हम लोग को देखने में लगता है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत क्या है, कम है। तो उसको भी हम लोग क्या मानेंगे कि ये वस्तु अभी भी 64 लाख मीटर की दूरी पर ही है पृथ्वी के केंद्र से। अब ध्यान देना, तो इसके ऊपर लगने वाला बल क्या कहलाएगा, इस द्रव्यमान के ऊपर लगने वाला बल, फार्मूला क्या होता है, जी बल किसके ऊपर, m के ऊपर, बराबर जी पृथ्वी का मास, वस्तु का मास, डिवाइडेड बाई इसका त्रिज्या। और ध्यान देना इन तीनों को नहीं बदल सकते, न पृथ्वी का मास बदल सकते हैं, न पृथ्वी का त्रिज्या बदल सकते हैं। ये दोनों उस पृथ्वी का नियत वैल्यू है। जो बदला जा सकता है वो ये है जो बाहरी वस्तु है। अगर ये गेंद होगा मान लो 1 केजी का, तो यहाँ पर 1 केजी रख देंगे। हो सकता है 5 केजी का पत्थर हो, ये 5 केजी का पत्थर होगा तो यहाँ पर 5 केजी का मान रख देंगे। हो सकता है हम लोग यहाँ पर हो 50 केजी, 60 केजी, 70 केजी, 80 केजी का, तो जो भी हम लोग का द्रव्यमान होगा उसको यहाँ रख देंगे। अब तुम खुद सोचो कि बताओ इन चारों में जो बदल सकता है वो कौन बदल सकता है, जो पृथ्वी के सतह के ऊपर यहाँ पर द्रव्यमान है। बाकी ये तीनों नहीं बदल सकते। और ध्यान देना इसी को हम लोग नाम देते हैं जी, जिसका तुम लोग भली भांति जो है अच्छे से परिचय है तुम लोग का, जी से। और ध्यान देना इंटू एम, तो जो m के ऊपर बल लगेगा वो m के ऊपर लगने वाला बल जो है वो mg हो जाएगा, जहां पर g का मान अच्छे से जानते हो 9.8 या लगभग 10, या तो 10 बोल सकते हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों में से ज्यादा सही 9.8 वाला है, तो 9.8 ये g का मान हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पर उस वस्तु पर कितना बल लगा, बताओ कितना बल लगा, mg लगा। अब ध्यान सुनना, यहाँ पर अगर द्रव्यमान दे दिया 5 केजी का, सोचना ध्यान से, अगर 2 केजी का द्रव्यमान दे दिया
तो वस्तु अर्थ जो है, जो पृथ्वी है, वो 5 केजी द्रव्यमान को कितने बल से खींचेगा? तो बोलेंगे Fm इज इक्वल टू mg, और यहाँ हो जाएगा m का मान 5 और g का मान अगर लगभग लगभग 10 ले लिए तो क्या है 50 न्यूटन हो जाएगा। ध्यान देना, ये 50 न्यूटन है क्या? तो बोलेंगे ये 50 न्यूटन है जो पृथ्वी के द्वारा 5 केजी के पत्थर पर पृथ्वी के द्वारा जो बल कार्य कर रहा है, जितने बल से खींच रहा है, वही कितना होगा? 50 न्यूटन होगा। और ध्यान देना, ये जो 50 न्यूटन है, चलो इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। बताओ प्रैक्टिकल लाइफ में अर्थ कहाँ है? ये है, और मान लेते हैं 5 केजी का है, तो अर्थ जो है वो इस द्रव्यमान को कितने बल से खींचेगा? 50 न्यूटन के बल से। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि बताओ क्या ये भी अर्थ खींचेगा? क्या ये पत्थर जो 5 केजी का है, क्या ये भी पृथ्वी को अपनी तरफ खींचेगा? तो बोलेंगे हाँ खींचेगा। क्यों? क्योंकि एक वस्तु पृथ्वी है तो दूसरा वस्तु ये 5 केजी का पत्थर है। जब दो वस्तु किसी दूरी पर रखे होते हैं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं और बराबर परिमाण का बल लगाते हैं, जैसा तुम्हें अभी इसके पहले यहाँ पर लिखवाए थे कि दोनों, एक पृथ्वी हो गया, दूसरा 5 केजी का पत्थर हो गया। तो पृथ्वी और 5 केजी का पत्थर, अभी मतलब सर पृथ्वी इतना छोटा कहाँ से हो गया? छोटा लेकिन द्रव्यमान तो है ना, और पृथ्वी और 5 केजी पत्थर बीच दूरी तो है ना, तो बल तो लगाया जा सकता है। फॉर्मूला इसको ध्यान दे रहा ना, अगर ये 5 केजी का है और ये जो है पृथ्वी है, तो इस 5 केजी वाले को पृथ्वी अपनी तरफ 50 न्यूटन से खींचेगा, और जब 5 केजी वाले को पृथ्वी अपनी तरफ 50 न्यूटन से खींचेगा तो ये जो 5 केजी वाला पत्थर है ये पृथ्वी को भी अपनी तरफ 50 न्यूटन से खींचेगा। लेकिन खास बात ये है, इसका द्रव्यमान इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है द्रव्यमान कि 50 न्यूटन के बल से उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब पृथ्वी को कोई प्रभाव 50 न्यूटन, तो वो छोटा बल हो गया ना, और इस छोटे से बल से ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी इसके पास चला आएगा घूम करके, क्योंकि इसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, उसको ये चला नहीं सकता। क्लियर ना? लेकिन लगते दोनों पर हैं, 50 न्यूटन 50 न्यूटन। तो फिलहाल तुम इसको नोट कर लो। हाँ, इसका दिशा किधर होगा mg का, ये भी तुम समझ लो अच्छे से। इसका दिशा किधर होगा? ये मान लो अर्थ है और यहाँ पर 5 केजी का वस्तु है, इसका दिशा जो है केंद्र की तरफ होगा ऐसे। इसको अगर द्रव्यमान m होगा तो उसको क्या नाम दे सकते हो? mg। यहाँ पर अगर द्रव्यमान m2 है या m1 है, ये भी जो है m1g हो जाएगा। बात समझ रहा है? सब केंद्र से पास करेंगे। ध्यान देना, एक नाम अभी लेने जा रहे हैं, इसको याद किए रहना। जो mg का दिशा होता है, मतलब mg जिस लाइन में लगता है, अच्छा वो लाइन कौन सा है? तो बोलेंगे इस द्रव्यमान का जो बिंदु है, जो केंद्र है, उससे जाने वाला लाइन, उसी लाइन में किसके किसके बिंदु से जाने वाला लाइन? द्रव्यमान के बिंदु से और अर्थ के केंद्र से जाने वाला लाइन, इसी लाइन पर mg का दिशा होता है केंद्र की तरफ, इसी लाइन पर। और इसी लाइन को नाम देते हैं वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर। ध्यान देना, वर्टिकल जो शब्द आया है ना, वो यहीं से आया है, इसको भूलना नहीं। वर्टिकल शब्द, या उसी को हिंदी में बोल सकते हैं ऊर्ध्वाधर, ये शब्द कब आया? जब हम लोग द्रव्यमान जो अर्थ का केंद्र है और वस्तु जहां पर है, उससे जाने वाला लाइन खींचे, तो इस लाइन को ही क्या बोला गया? वर्टिकल लाइन या ऊर्ध्वाधर रेखा। बस आया? और इसी के एक लंबवत लाइन खींचो, इसके एक लंबवत लाइन जो खींचोगे, इसी को बोलते हैं क्षैतिज। क्या बोलते हैं? क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल। क्या नाम देते हैं? क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल नाम देते हैं। बात समझ आया कि नहीं? अच्छा, वर्टिकल किसको बोलते हैं? अगर वर्टिकल लाइन तुम्हें यहाँ बनाना हो प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में वर्टिकल लाइन बनाना हो, इस मार्कर को हम फेंक रहे हैं, फेंकेंगे नहीं, ऐसे ही छोड़ेंगे। तो ये जिस लाइन पर गति करेगा, उस लाइन को ही क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन बोलते हैं। और जो वर्टिकल लाइन के परपेंडिकुलर लाइन होगा, उसी को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। जो लंबवत, वर्टिकल के जो लंबवत होगा, उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। ध्यान देना,
गुरुत्वाकर्षण बल का बेसिक परिचय इसको लिख लिए हो, इसको लिख लो। यहाँ पर जी जो है वो गुरुत्वीय नियतांक है, और आर जो है दो द्रव्यमान के बीच का दूरी है। आर क्या है? दोनों द्रव्यमान के बीच का दूरी। और m1 m2 क्या है? ये द्रव्यमान है। तो पहले गुरुत्वाकर्षण बल का जो बेसिक परिचय ये है, पहले इसको नोट कर लो। उसके बाद ये अर्थ वाला एग्जांपल लिख लेना, पृथ्वी का एग्जांपल लिख लेना। फील्ड फोर्स के नाम पर इस चैप्टर में, अच्छा फील्ड फोर्स क्या था? तुम लोग बता दो, बोल दो बोलो। हाँ, ऐसा बल जो बिना संपर्क में आए, दूर से उसको या तो खींच दे या धक्का दे दे, दूर से बिना संपर्क में लाए, उसको क्या बोलते हैं? फील्ड फोर्स। इस चैप्टर में सिर्फ हम लोग को फील्ड फोर्स के नाम पर क्या आएगा? mg आएगा। अब हम लोग दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, कांटेक्ट फोर्स। अच्छा, इसके बारे में बता दो क्या होता है कांटेक्ट फोर्स? ऐसा बल जो संपर्क में आने से लगता है। ध्यान देना, जैसे एग्जांपल देखो, मान लो किसी सतह के ऊपर दो वस्तु रखा गया है, ए और बी। बता, ए और बी क्या दोनों एक दूसरे के संपर्क में है कि नहीं? तो बोलेंगे है। तो जब कोई दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में होता है तो वहां पे देखो दो केस हो सकता है। इस चैप्टर के हिसाब से, जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तुम्हें ज्यादातर 90% जगह दो एग्जाम्पल मिलेंगे। दो एग्जाम्पल दो, कौन कौन सा? एक तो सॉलिड मतलब दो ठोस जो है वो एक दूसरे के संपर्क में मिलेंगे, या दूसरा है कि एक ठोस जो है वो रस्सी के साथ संपर्क में मिले। मतलब मान लेते हैं कोई वस्तु है, इस वस्तु को एक इंसान यहाँ पर खड़े होकर के रस्सी से बांध करके इसको खींचने की कोशिश कर रहा है। अच्छा ध्यान देना, ये कहा जाता है, देखो यहां पर तुम प्रैक्टिकली सोच सकते हो कि अगर हम ए को इधर से धक्का दें, सोचो अगर हम ए को इधर से धक्का दें तो तुम ये प्रैक्टिकली सोच सकते हो। मान लो ऐसे सोचो, दिमाग में एक डायग्राम बनाओ कि किसी छत के ऊपर दो पत्थर रखे हुए हैं, इस पत्थर के पीछे इधर आकर के हम इस पत्थर को धक्का दे रहे हैं। अगर ये पत्थर आगे चलना शुरू करेगा तो ये भी तो आगे चलना शुरू करेगा। लेकिन तुम छत पर जाकर के दो पत्थर छत पर रखो और तुम इसको अपनी तरफ खींचो। बताओ, जब इसको अपनी तरफ खींचोगे क्या ये भी साथ साथ चलना शुरू कर देगा? प्रैक्टिकली सोचना, स्वाभाविक सी बात है कि एक पत्थर यहाँ रखे, दूसरा पत्थर यहाँ रखे, अगर हम इसको धक्का दिए ये वाला भी इसको धक्का देगा और दोनों साथ साथ चलना शुरू करेंगे। लेकिन अगर इसको हम लोग खींचे, जब इसको खींचेंगे ये इसके साथ नहीं चलेगा। मतलब एक ठोस दूसरे ठोस को, मतलब एक सॉलिड दूसरे सॉलिड को धक्का दे सकता है। देखो, जब हम इसको धक्का दिए तो ये इसको धक्का दिया, तो एक सॉलिड दूसरे सॉलिड को धक्का दे सकता है, लेकिन क्या कभी खींच सकता है क्या? इसका मतलब सॉलिड को धक्का दे सकता है लेकिन खींच नहीं सकता। इसको देखो थोड़ा, तो इसको भी प्रैक्टिकली सोचना। कैसे सोचोगे? बोलो जी, कैसे सोचोगे प्रैक्टिकली? कि बताओ, यहां पर कोई पत्थर रखा है, इसको रस्सी से बांध करके इसको ऐसे ला दिया यहाँ पर, इसको खींचेंगे, जब इसको खींचेंगे तो रुमाल खींच करके इधर आ जाएगा। लेकिन मान लो इसको रस्सी से बांध करके, रस्सी यहाँ पर आ गया, ये पतला रस्सी है, रस्सी बांध कर पतला है, यहाँ पर रस्सी ला दिया, हम इसको ऐसे कर धक्का दें,
तो इसको धक्का देंगे तो रस्सियां अब लूज हो जाएगा, लेकिन क्या ये इधर जा पाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि क्या रस्सी किसी सॉलिड को खींच सकता है? क्या खींच सकता है? कोई भी रस्सी सॉलिड को खींच सकता है, लेकिन क्या कभी ये धक्का दे सकता है क्या इसको? इसका मतलब जैसा सॉलिड सॉलिड के बीच में ये क्वालिटी था, ये विशेषता था कि सॉलिड सॉलिड को सिर्फ धक्का दे सकता है, कभी खींच नहीं सकता, उसी तरीके से सॉलिड वाले को रस्सी खींच सकता है, लेकिन रस्सी कभी सॉलिड को धक्का नहीं दे सकता। मतलब रस्सी सॉलिड को खींच सकता है लेकिन धक्का नहीं दे सकता। बात समझ आया कि नहीं? अच्छा, इसका मतलब कि कांटेक्ट फोर्स, पहली बात दिमाग में बैठा लो, फोर्स मतलब एक सदिश राशि। फोर्स मतलब क्या? अगर तुम्हें इसके बारे में 3 बातें ध्यान देना हो, डिटेल जानना हो, तो फोर्स जो है पहला पॉइंट नोट कर सकते हो, ये एक सदिश राशि है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा लिख सकते हो, इसका जो मात्रक होगा, इसका जो यूनिट होगा वो होगा न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बोल पा रहे हैं एमए से, एफ बराबर एमए होता है, तो एम का द्रव्यमान का यूनिट क्या हो जाएगा? केजी, और त्वरण का मीटर पर सेकेंड। तो बल का मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड भी हो गया, जो कि न्यूटन साहब ने खोजा था, तो न्यूटन साहब ने अपने नाम पर न्यूटन इसका मात्रक का नाम रख दिया। तीसरा है इसका डायमेंशन, तो फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा, देखो ये द्रव्यमान मास है ना, ये मास का पहला अक्षर एम, ये क्या मीटर, मीटर होता है लेंथ का, और लेंथ का पहला अक्षर एल, और एस होता है समय, समय टाइम, और टाइम का पहला अक्षर टी, बताओ टी का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस। बात समझ आया कि नहीं? देखो अच्छा ध्यान देना, एक सीजीएस एक एसआई सिस्टम होता है, एक सीजीएस सिस्टम भी होता है। ध्यान देना, एफ बराबर एम ए, एफ होता है 1 न्यूटन, कब? जब द्रव्यमान होता है 1 केजी, द्रव्यमान कितना होता है? 1 केजी, और त्वरण होता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब 1 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 न्यूटन। लेकिन बताओ ये किसमें है? एसआई यूनिट में या एमकेएस सिस्टम में है? सीजीएस सिस्टम में देखो 1 न्यूटन बराबर, पता 1 केजी, केजी का सीजीएस में होता है ग्राम, तो 1 केजी में कितना ग्राम? 100 ग्राम बोल रहा है, कर दे दास, अरे फेंक देंगे खिड़की बाहर चले जाओगे। 1 केजी में 1 ग्राम बोल दो। अच्छा ध्यान देना, सीजीएस में 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अच्छा ये क्या था? ग्राम था। कोई दिक्कत है क्या? 1000 ग्राम था। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ इसको 3020 मतलब 50, तो 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान देना, जैसे इसको 1 न्यूटन के बराबर बोलते हैं, वैसे ही इसको 1 डाइन के बराबर बोलते हैं। पास में आया? ये पूरा क्या होता है? 1 डाइन होता है, और उसके हिसाब से देखा जाए तो 1 न्यूटन में कितने डाइन? समझे कि नहीं? इसको लिख लो, ये रिलेशन भी याद किए रहना। ऐसा करो, मजाक मजाक में इतना तो लिखे ही थे, मजाक मजाक में ये लिख लो, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा फोर्स के बारे में। किसी लगने वाले ज्यादातर 90% केस में तुम्हें यही 3 टाइप के दिखेंगे। या तो एक तो देखो ये तो रहेगा ही, जब तुम पृथ्वी पर रह करके कोई भी अध्ययन करोगे वस्तु के बारे में,
तो mg तो लगना ही है। तो आंख बंद करके इस चैप्टर में ये तो हमेशा लगाते रहना। बच्चा इन दोनों का बात, जब सॉलिड सॉलिड संपर्क में रहेंगे तो क्या लिखे हैं, धक्का दे सकते हैं लेकिन कभी खींच सकता है लेकिन कभी धक्का, रस्सी खींच सकता है लेकिन धक्का। और ध्यान देना, धक्का मतलब उसका मुंडी ऐसे टकराते हुए दिखाना। ये मुंडी टकरा गया मतलब समझना धक्का दे रहा है। बात समझे कि नहीं? और खींचना मतलब उसका मुंडी बाहर ऐसे। बात समझा? मुंडी टकराया, धक्का देने को निरूपित करेगा। मुंडी बाहर निकला तो समझना इस वस्तु क्या कर रहा है, खींच रहा है। एकदम मतलब याद कर जाओ, मुंडी टकराया, धक्का दिया, मुंडी बाहर, खींचा। पता इसमें मुंडी टकराएगा या बाहर निकलेगा, खींच रहा है तो मुंडी बाहर। पता यहाँ पर इन दोनों के बीच लगने वाला बल, मुंडी टकराते हुए कि खींचते हुए, बाहर मुंडी निकलेगा या टकराएगा, पक्का है ना? बस यही चीज तुम रट जाओ, एकदम एकदम दिमाग में सेट कर लो। आगे जब क्वेश्चन करवाएंगे ना तो बार बार ये बोलते रहेंगे और तुम्हें एकदम सब रट सा जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल में धक्का दिया तो मुंडी टकराया, खींचा तो मुंडी बाहर। इसको बना लो कोड वर्ड में। ध्यान देना, जब तुम इसको अपने दिमाग में बैठा लेते हो तो देखो अब बहुत सारा ऐसा पॉइंट होगा जो तुम्हें समझना और बनाना आसान हो जाएगा। देखो जैसे एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। मान लो, क्या मान लो बताओ, एक वस्तु, दूसरा वस्तु और तीसरा वस्तु, 3 वस्तु हो गया। अगर हम ये बोले कि ए पर लगने वाले जितने भी संपर्की बल हैं, ए के संपर्क में जितने भी बल लग रहे हैं उन सभी का दिशा के साथ निरूपित करो ए पर। तो अगर ए वाले पर लगने वाले संपर्की बल, बताओ इसके संपर्क में कितने हैं जो बल लगाएंगे, तो बोलेंगे इसके संपर्क में एक तो सतह हो गया, सतह ध्यान देना ये भी एक सॉलिड है, जो सतह जिसके ऊपर रखा हुआ है वो भी एक ठोस है। तो ध्यान देना, एक तो इसका सतह से संपर्क हो गया, एक बी से संपर्क हो गया और एक सी से। आंख से चारों तरफ घूम करके देख लेना कितने संपर्क में हैं, और जितने संपर्क उतने बल लगना फिक्स है। जितने संपर्क होंगे उतने बल तुम दिखाना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा लेकिन ध्यान देना, जो तीनों संपर्क वाले हैं वो रस्सी वाले हैं कि सॉलिड वाले हैं कि दोनों मिक्स हैं? बोलेंगे सिर्फ सॉलिड वाले हैं। ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी तुम फोर्स इसके ऊपर लगते हुए दिखाओगे सबका मुंडी टकराएगा, क्योंकि तीनों सॉलिड है तो मुंडी टकराएगा। तो ये देखो ऐसे, इसके फोर्स का दिशा ऐसे दिखाएंगे, इसके फोर्स का दिशा ऐसे दिखाएंगे, क्योंकि सॉलिड से मुंडी टकराते हुए दिखाते हैं फोर्स का दिशा। अब इसका नाम दे दो F1, इसका नाम दे दो F2, इसका नाम क्या दे दो F3 अपने मन से। मतलब उसी तरीके से अगर हम बात करें B का, तो B पर लगने वाले जितने भी बल हैं उसको कैसे कैसे दिखाओगे, तो बोलोगे कितने संपर्क हैं, एक और, ध्यान देना इसके साथ दोनों संपर्क दोनों ठोस हैं। इसके बीच लगने वाले बल का नाम क्या दिए थे, F1। तो इनके बीच लगने वाले बल का नाम F1 ही मत देना। सतह एक ही है लेकिन वस्तु दो है। जब वस्तु दो होंगे तो इसके ऊपर दूसरा लगेगा बल और इसके ऊपर दूसरा लगेगा बल, इसका नाम कोई चौथा नाम रखना पड़ेगा F4। तो ध्यान देना इसका भी मुंडी टकराया, क्यों टकराया, इधर लगा बल, पता है इसके बल का दिशा किधर है, ऐसे। इसके बल का दिशा किधर है, ऐसे। इसके बल का दिशा ऐसे। बताओ ये वाला इसको कैसे दिखाएगा, ये वाला इसको मुंडी टकराओ। लेकिन ध्यान देना नाम क्या रखेंगे,
देखो ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में है ना, तो न्यूटन के तृतीय नियम से जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं जिसका मान बराबर होता है। इसका मतलब ये वाला इसके ऊपर F2 बल लगाया है मुंडी टकराते हुए, तो ये भी इसके ऊपर बल लगाएगा, ये वाला भी इसके ऊपर बल लगाएगा मुंडी टकराते हुए। पास में आया? अच्छा बताओ, सी के ऊपर फोर्स का दिशा पता करना हो तो सी के ऊपर तो बताओ सी के साथ किसका संपर्क? ए का। बताओ जिसके साथ ये संपर्क में है वो सॉलिड है ना, तो मुंडी टकराएगा। ऐसे फोर्स का दिशा लगाएंगे तो फोर्स का दिशा किधर हो जाएगा? ऊपर की तरफ। अच्छा बताओ इसका नाम क्या रखेंगे? तो फिर आ जाओ यहाँ पर, बताओ इनके बीच के संपर्क में जब ए के ऊपर बल दिखाए थे तो ये कौन लगाया था? सी वाला। जब सी वाला ए वाले के ऊपर इधर की तरफ बल F3 लगा रहा है तो ए वाला सी वाले के ऊपर इधर की तरफ F3 लगाएगा। किधर लगाएगा? ऊपर की तरफ। उसका भी नाम क्या हो जाएगा? F3। ध्यान देना, ये जो है कोई मान लो दिया हुआ है तो तीनों के ऊपर तीनों के ऊपर लगने वाले संपर्की बल मतलब कांटेक्ट फोर्स को दर्शाइए, दिखाइए। ये है ना, एक तरह से क्वेश्चन टाइप का, इसको अपने कॉपी में लिख लो। ये डायग्राम बना करके, ये बना करके, फिर ये देखो इसका सोल्यूशन है, कुछ इस तरीके से नोट कर लो कि यही संपर्की बल होता है। इसमें तुम क्या करना कि अभी जो है पहले तुम लोग हल करना, उसको दिखाना फोर्स का दिशा, फिर हम बताते तो मैच कराना है कि तुम कहाँ सही कहाँ पर गलत किए थे। जैसे देखो मान लो ये ए है, ए के ऊपर बी है और यहाँ पर कोई इंसान ऐसे खड़ा है और वो रस्सी से इसको खींच रहा है, इसको रस्सी से, ए को रस्सी से खींच रहा है। तो ए और बी पर लगने वाले फोर्स का दिशा के साथ निरूपित कीजिए। यही क्वेश्चन हो गया। हाँ देखना तो, बताओ कैसा बनेगा इसका। फोर्स सबके ऊपर, ए और बी दोनों के ऊपर दिखाना है बल का दिशा, लेकिन कौन सा? संपर्की। कैसा? कांटेक्ट फोर्स। ये बताओ बी के ऊपर तुम्हें संपर्की बल दिखाना है ना, तो तुम आंखों से देखो ए के साथ कितने संपर्क हैं। तो 1 2 3, कितने संपर्क हो गए? 3। जब 3 संपर्क हो गए तो 3 बल भी कार्य करेगा, संपर्की बल। अच्छा बताओ कितने सॉलिड हैं और कितने रस्सी हैं? एक रस्सी है और 2 सॉलिड है, तो जहां जहां सॉलिड लगेगा, सॉलिड वहां मुंडी टकराएगा। तो देखो यहाँ सॉलिड, तो मुंडी देखो इधर से टकराएगा और मुंडी इधर से टकराएगा। मतलब ये फोर्स नीचे से जो सरफेस लगाएगा वो ऊपर की तरफ बल लगाएगा, जो ये वाला है इसके ऊपर नीचे तरफ बल लगाएगा। लेकिन ध्यान रखना रस्सी के केस में मुंडी बाहर निकल तो दिखाना, मतलब यहाँ पर रस्सी के द्वारा इधर बल लगेगा, क्योंकि इसके अंदर तनाव होगा। तो तनाव होने कारण, तनाव के कारण ये देखो तनाव कारण टी लगेगा, जो मुंडी क्या होगा? बाहर। इसका नाम क्या दोगे? F1। इसका नाम क्या दोगे? F2। ये हो गया किसके बारे में? ए के बारे में। ऐसा करो बी के बारे में थोड़ा देखो तो, बी के बारे में बताओ बी का कितने संपर्क है? तो बोलेंगे बी का सिर्फ ए से संपर्क है, यहाँ तक रस्सी से भी संपर्क नहीं है। रस्सी का संपर्क ए से है, बी से नहीं है। जब बी का बनाएंगे तो इसका संपर्क 1 है, तो 1 है तो नीचे से है ना, यहाँ से तो मुंडी टकराएगा इसे। और ध्यान देना ये मुंडी टकराएगा मतलब ऊपर तरफ लगाएगा। उसका नाम क्या रखेंगे? तो देखो बी वाला ए को F2 से नीचे, तो ए वाला बी को F2 से ऊपर।
अच्छा, रस्सी पर बनाना हुआ, रस्सी नहीं, इस पर, आदमी पर, तो इसको रस्सी जो है ऐसे खींचेगा, ऐसे इसको दिखाएंगे तब क्लियर। लेकिन रस्सी के बारे में पढ़ना नहीं है, तो रस्सी आदमी के बारे में पढ़ना नहीं है तो इसको हटा देते हैं। हमें वस्तु के बारे में पढ़ना है तो वस्तु दिखा देते हैं। क्लियर ना? अब ध्यान देना, तो इसको मिटा दें। बताओ, किसी भी वस्तु पर लगने वाले जितने भी प्रकार के बल होंगे उनको कितने प्रकार में बांट सकते हैं? दो प्रकार में। वो ऐसे बोल रहा है, ये कितना होता है? दो होता है जी, ये देखो। तो ध्यान देना, कितने प्रकार में बांट सकते हैं बताओ? दो। पहला क्या? फील्ड फोर्स, दूसरा कांटेक्ट फोर्स। ये बिना संपर्क में आने लगाता है और ये संपर्क में आने से लगाता है। तो ध्यान देना, इसको मिटा देना। अब आते हैं न्यूटन के तीन नियम पर आते हैं। अब क्लियर ना? बेसिक चीजें जान जाते हैं, बेसिक चीजें, तीन नियम, फिर उसके बाद हम लोग डिटेल इसके क्वेश्चन पर आएंगे। क्लियर ना? तो लिख लो न्यूटन के अब देखो, ये जो परिभाषा लिखवाए हुए हैं, ध्यान देना, इसको पहले ही आज ये चैप्टर जब स्टार्ट कर रहे थे तो सबसे पहले आकर के उसी बारे में बता रहे थे कि रुका है तब तक रुका रहेगा, या चल रहा है तब तक चलता रहेगा, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी वाला कोई बल न लगा दे। ध्यान देना, यही न्यूटन का प्रथम नियम होता है कि अगर किसी रुके हुए वस्तु को चलाना है या चलते हुए वस्तु को रोकना है तो एक बल लगाना पड़ेगा। बिना बल लगाए न वो कभी चल सकता है न वो कभी रुक सकता है। यही उनका प्रथम नियम है। जो रुका है वो रुके रहना चाहेगा और जो चल रहा है वो चलते रहना चाहेगा, तब तक जब तक कि कोई बाहरी बल कार्य उसके ऊपर ना करे। ध्यान देना, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी आते हैं। सबसे पहले हम लोग इनर्शिया को और अच्छे से समझ लेते हैं। इनर्शिया या जड़त्व, इनर्शिया या जड़त्व, ये जो है किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा? तो बोलेंगे जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। मतलब इनर्शिया अनुक्रमानुपाती होता है वस्तु के द्रव्यमान के। बात समझ आया? मतलब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु ज्यादा द्रव्यमान का होगा तो ज्यादा द्रव्यमान वाले वस्तु का ज्यादा एनर्जिया भी होगा, तो ज्यादा और रुके रहना चाहेगा वो। उसको चलाने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा रुके रहना चाहेगा, उसको ज्यादा बल लगा करके तब चलाने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो कि स्कूटर को धक्का देना है और कार को धक्का देना है, तो स्कूटर का द्रव्यमान कम होने के कारण उसको धक्का दिया जा सकता है, लेकिन उसके तुलना में अगर कार को धक्का देना हुआ तो क्योंकि उसका कार का द्रव्यमान ज्यादा हो गया तो उसका एनर्जिया ज्यादा हो गया, जब उसका एनर्जिया ज्यादा हो गया तो ज्यादा रुके रहना चाहेगा, जब ज्यादा रुका रहना चाहेगा तो उसको ज्यादा बल लगाएंगे तब वो चलना शुरू करेगा। मतलब एनर्जिया का रिलेशन किससे होता है? द्रव्यमान से। जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका एनर्जिया भी क्या होता है? मतलब जड़त्व उसका ज्यादा होगा जिसका द्रव्यमान